प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। प्रतियोगी परीक्षा में जो भी विद्यार्थी आवेदन करता है, सफलता फिर उसका मूल मकसद बन जाता है, उसका चरम ध्येय बन जाता है। ऐसे में सफलता हमारे लिए किस प्रकार से सरल, सहज, सुगम और सुबोध बन कर के रह जाए, उसके लिए कुछ सूत्रात्मक पहलुओं पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम कि आप जिस विषय विशेषज्ञ के सानिध्य में अध्ययनरत है, उनके प्रति आप आदर, श्रद्धा और समर्पण की पावन त्रिवेणी निरंतर और निर्बाध प्रवाहित करते रहें। निश्चित रूप से आपके भीतर एक प्रबल आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता जाएगा और वही आत्मविश्वास आपको एक न एक दिन सफलता के उस मुकाम पर, उस पड़ाव पर आपको लेकर के जाएगा जिसकी आपको वांछित अपेक्षा है। आज हम किसी टॉपिक पर चर्चा न करते हुए अब तक हमने जिन टॉपिकों का अध्ययन किया है, आज उन्हीं टॉपिकों को लेकर के मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके समक्ष आ रहा हूँ। उम्मीद है कि इन प्रश्नों के जरिए हम अब तक जो कक्षा में स्वाध्याय किया है उसका हम भली भांति अवलोकन कर सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा में एक सजग मस्तिष्क की आवश्यकता रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की एक वानगी आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों के पीछे एक परीक्षक की जो मनोदशा होती है कि विद्यार्थी को जांचने और परखने की, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्देनज़र कुछ चयनित प्रश्नों को लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्नों से आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आज की कक्षा का शुभारंभ हम प्रश्नमाला से करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है। एक से अधिक, तो पहला विकल्प हम देखेंगे वह है अधकचरा। अधकचरा में हम देखेंगे केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अध। दूसरा अत्याचार है, जिसमें हम देखेंगे केवल एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अति। अति प्लस आचार। तीसरा उदाहरण जो है प्रत्यर्पण, उसमें हम देख रहे हैं कि प्रति उपसर्ग है, ये ऋण संधि का उदाहरण है, प्रति प्लस अर्पण, तो इसमें भी एक ही उपसर्ग है। तत्पश्चात चौथे उदाहरण की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसमें दो उपसर्ग देखने को मिल रहे हैं, परि प्लस आ प्लस वर्ण। चूंकि आ यहाँ भी आता है, लेकिन चार के साथ में उसका सामंजस्य नहीं बैठ रहा। कई विद्यार्थी इसको दोनों को एक सूरत में देख लेते हैं। यहाँ पर परि उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है और मूल शब्द हुआ वर्ण। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी हुआ। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे विद्यार्थी परीक्षा भवन में एट प्रेजेंट किस मानसिकता में बैठा है, उस मानसिकता को भी जांचने और परखने की परीक्षक के द्वारा कोशिश की जाती है। और ये कोशिश तभी रंग लाती है जब हमारा जो अध्ययन है वो विशद हो, व्यापक हो और भिन्न भिन्न प्रश्नों की तंग गलियों से गुजरता हुआ हो, तो ही हम सफलता को निश्चित रूप प्रदान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है। अब हमको इस अप्रत्याशित शब्द को समझना है। अप्रत्याशित शब्द में हम देखेंगे पहले तो अ उपसर्ग हुआ, अ, उसके बाद में जो बचा शब्द है वो है प्रत्याशित। प्रत्याशित में हम यह संधि करेंगे तो प्रति प्लस आशित शब्द हुआ, प्रति भी उपसर्ग के रूप में आया, तो आ
प्लस प्रति प्लस आसित। आसित में हम देखेंगे कि आशा शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस शब्द का हम पोस्टमार्टम अगर करें तो इस प्रकार से इसका स्वरूप नजर आएगा कि प्रति प्लस आ प्लस आशा प्लस इत। तो दो उपसर्ग हो गए और अंत में इत प्रत्यय हुआ। मूल शब्द जो आया वो आशा हुआ। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न में बी सही उत्तर होगा। तत्पश्चात हम तीसरे प्रश्न की ओर कदम बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? प्रत्यय नहीं है। इसमें ल प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। अब हम देखेंगे कि चारों विकल्पों में शब्द के अंत में ल आ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में ल हटा करके हम उस मूल शब्द पर जाएंगे और उसका अगर अर्थ निकलता है तब समझेंगे कि वहाँ ल प्रत्यय लगा हुआ है। और जहाँ पर ल प्रत्यय अलग करने के पश्चात मूल शब्द का कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है तो वह विकल्प हमारे लिए उत्तर के रूप में सिद्ध होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला विकल्प है नवल। इसमें ल को हटाया तो नव शब्द बना। नव शब्द अपने आप में एक सार्थक शब्द है, एक सारगर्भित शब्द है। दूसरा विकल्प मृदुल। इसमें ल हटाएंगे तो मृदु शब्द बना, तो ये भी अपने आप में सही है। बहुल में हम देखेंगे कि ल हटाएंगे तो बहु, बहु मतलब अनेक। तो इन तीनों विकल्पों में ल प्रत्यय हटाने के पश्चात उसका एक नया अर्थ निकलता है। लेकिन जो चौथा विकल्प है उसमें हम ल हटाएंगे तो निग शब्द बचा। इससे सिद्ध होता है कि निग शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निगल में किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसी एक्सरसाइज करते हुए हम अपने मस्तिष्क का बहुआयामी विकास कर सकते हैं। और वो विकास ही परीक्षा में इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से उलझनों वाले जो प्रश्न आते हैं उसको लेकर के विद्यार्थी के हाथ पांव नहीं कांपते हैं, बल्कि पूरी दृढ़ता और अंगद के समान मजबूती से अपना चरण टिकाकर वह एक एक प्रश्न का सामना करता हुआ अपनी सफलता को सुनिश्चित करता जाता है। चौथा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा जो बहुत सारी परीक्षाओं में इस उपसर्ग को लेकर के प्रायः प्रश्न पूछा ही जाता है, तो क्यों न इस प्रश्न के माध्यम से हम इस तरीके से दूसरे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करने का सलीका और तरीका समझ लेते हैं, ताकि भविष्य में हम जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने जा रहे हैं उस परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न जब पूछे जाएं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपना सही और सार्थक उत्तर देकर के एक साथ प्रयास करें। पहला विकल्प हम देखेंगे अनिच्छा। अनिच्छा में प्रिय विद्यार्थियों जब हम अन को बाहर निकालेंगे तो मूल शब्द बचेगा इच्छा। तो अन में इच्छा लगने से अनिच्छा शब्द बन गया। तो यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तत्पश्चात दूसरा विकल्प आता है अनुर्वर। अनुर्वर में जब हम अन को बाहर निकालेंगे तो जो ये ऊ की मात्रा है वो स्वर के रूप में बाहर आएगा और मूल शब्द बन गया उर्वर। तो यहाँ पर भी अन शब्द का प्रयोग हुआ है। दिखने में अनु है लेकिन यहाँ पर ऊ मूल शब्द के साथ में बाहर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अन उपसर्ग है। तीसरा विकल्प हम देखते हैं कि अनुगमन। यहाँ पर भी अगर हम अन को बाहर निकालेंगे तो इसके हिसाब से इसको भी हम उगमन करेंगे तो हम पाएंगे कि उगमन कोई शब्द होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ अन उपसर्ग नहीं है बल्कि अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग होने के कारण फिर मूल शब्द हो गया गमन। विद्यार्थियों ये ध्यान दें कि जब भी हम उपसर्ग
और शब्द को अथवा प्रत्यय और शब्द को अलग अलग करते हैं तो अलग करने के पश्चात उसका एक सार्थक शब्द हमारे सामने आना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम चारों विकल्पों में अन को तलाश करें। अन को तलाश करेंगे तो बाद में जो मूल शब्द आएगा उससे हमको पता लग जाएगा कि इसमें अन उपसर्ग नहीं है। जैसे कि इसमें हमने अन को बाहर निकाला तो उर्वर शब्द आया, इसमें से भी हमने अन शब्द उपसर्ग को बाहर निकाला तो उगमन आया। तो उगमन आते ही हमारे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि उगमन कोई शब्द होता ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर अन उपसर्ग न होकर के अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और मूल शब्द गमन है। चतुर्थ विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं अनुत्तरित। यहाँ पर भी अगर हम अन को अलग करेंगे तो ऊ के कारण उत्तरित शब्द हो गया। तो उत्तरित अपने आप में एक शब्द होता है, उगमन शब्द नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर इस चौथे क्वेश्चन में तीसरा विकल्प उत्तर के रूप में हम पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चौथे क्वेश्चन के माध्यम से आप दूसरे इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का सामना करें जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इस पैटर्न से अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे तो आप किसी भी गलतफहमी, भ्रांति और संशय का शिकार नहीं होंगे, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर के एक सही विकल्प आपके मानस पटल पर उत्पन्न होगा। पांचवें प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे, आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। एक ही क्वेश्चन में दो दो टॉपिक का समावेश किस प्रकार से परीक्षक करता है। संधि भी पूछ लिया गया और समास भी पूछ लिया गया। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों का प्रयोग किया गया है? तो यज्ञशाला, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है, यज्ञ के लिए शाला, संधि इस शब्द का हो ही नहीं सकती। जलोष्मा, यहाँ गुण संधि हम देख रहे हैं, जल प्लस ऊष्मा, तो गुण संधि हो गई। और इसका सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो जल की ऊष्मा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विकल्प में समास भी है, संबंध तत्पुरुष, और गुण संधि का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह प्रश्न कि किस क्रमांक के शब्द में संधि व समास दोनों का प्रयोग हुआ है, तो दोनों बी वाले विकल्प में हम देख रहे हैं। तीसरा हम देखते हैं स्वधर्म। इसमें भी समास तो है लेकिन संधि नहीं है, और पंकज में भी समास है लेकिन संधि नहीं है। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म, कीचड़ में होता है जिसका जन्म, अर्थात कमल, पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो ए, सी और डी इन तीनों में केवल समास है, और बी वाले विकल्प में संधि भी है और साथ में समास भी है। इस प्रकार से परीक्षक जो इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं कि संधि व समास दोनों किस में हैं, तो उसका उत्तर हुआ जलोष्मा। छठा क्वेश्चन समास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये छठा क्वेश्चन आपको इस बात को समझाने का बहुत शानदार प्रयास कर रहा है कि सामासिक पद का विग्रह किस रूप में किया जाता है, किस प्रकार से करें सामासिक पद का विग्रह। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सामासिक पद में जो भी शब्द आया हुआ है, हम यहाँ पर देखेंगे कि पीत और अंबर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विग्रह के दौरान हमें पीत और अंबर इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग करना है। उसका पर्यायवाची या उसके सर्वनार्थ के रूप में किसी अन्य शब्द हम विग्रह में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात की गांठ आप बांध लें, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों का समुचित प्रत्युत्तर दे पाएंगे। तो पीत है जो अंबर, पहला विकल्प ये बतला रहा है। हम यहाँ देखेंगे कि पीत भी मूल शब्द सामासिक पद का ज्यों का त्यों आया है, और अंबर भी ज्यों का त्यों आया है। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है। यहाँ पर वस्त्र के रूप में हम ले रहे हैं पीत है जो अंबर,
ये कर्मधारय समास हुआ। पहला शब्द विशेषण हो गया और दूसरा शब्द विशेष्य अर्थात अंबर की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा विकल्प हम देखेंगे, पीला है जो वस्त्र। तो ना तो यहाँ पर पीला सामासिक पद में आया हुआ है ना वस्त्र आया हुआ है, तो ये विकल्प सही नहीं है। पीले जैसा वस्त्र, यहाँ पर भी ये बिल्कुल गलत है। और पीत जैसा वस्त्र, इसमें पीत तो आ गया सामासिक पद का, लेकिन अंबर का यहाँ पर पर्यायवाची लिख दिया गया है, इसलिए बी, सी और डी तीनों विकल्प खारिज किए जाते हैं और उत्तर की कसौटी पर ए विकल्प है वो खरा उतरता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए छठे प्रश्न में हम ए उत्तर को निर्धारित करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न विद्यार्थी से मैं ये आग्रह करूँगा कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें शब्द शुद्धि से लेकर के अनिवार्यतः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम कुछ कक्षाओं में शब्द शुद्धि पर भी सारगर्भित प्रकाश डाल करके आपकी समस्याओं का, आपके शंकाओं का निवारण करने का सार्थक प्रयास करेंगे। फिलहाल एक प्रश्न कि एक ही शब्द को 4 तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, 4 तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें से हमको इस बात का पता लगाना है कि किस विकल्प में शुद्धतम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुमुर्षु शब्द का अभिप्राय होता है जो मरने को इच्छुक, ऊ जहाँ लग जाता है वहाँ इच्छुक बन जाता है, और ऊ हटा करके अगर हम आ की मात्रा लगा दें मुमुर्षा तो वहाँ इच्छा हो जाता है, मरने की इच्छा। तो मुमुर्षा मरने की इच्छा और मुमुर्षु मरने को इच्छुक, जैसे जिज्ञासा जानने की इच्छा और जिज्ञासु जानने को इच्छुक। उसी तर्ज पर हम देखेंगे इस शब्द में मुमुर्षु में हमेशा ध्यान दें कि पहले जो होता है वो छोटा ऊ होता है, दूसरे में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है और लास्ट में फिर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। मुमुर्षु शब्द का सही वर्तनी के रूप में इसी प्रकार का प्रयोग होगा। तो हम इस प्रकार का विकल्प देख रहे हैं सी में, तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। बाकी ए, बी और डी तीनों गलत और अशुद्ध है। अब हम 8वें प्रश्न की तरफ कदम बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा संधि शब्द सही है। इसमें 3 गलत दिए हुए हैं और एक सही दिया हुआ है। हम जो 3 गलत है उस गलत की गलती को समझेंगे, तब जाकर के हम चौथे विकल्प जो उसका सही है उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। पहला हम देखते हैं गुरुपदेश। प्रिय विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। तो यहाँ पर गुरु, गुरु ऐसे होता है, प्लस उपदेश यूं बना। अब प्लस से पहले भी छोटा ऊ और प्लस के बाद भी छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ के रूप में रू ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर छोटा ऊ का प्रयोग हो रहा है, तो ये गलत है। रू के बारे में बता दूं, इसके 2 रूप मिलते हैं, ये छोटा और ये बड़ा। जैसे रुपया, इसमें छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, और बड़ा ऊ रूप। पुरानी हिंदी फिल्मों में जो गाने आते हैं उसमें उच्चारण, वर्तनी संबंधी की शुद्धता बहुत काबिले तारीफ होती है। मैं एक छोटे से गाने की पहली पंक्ति सुना भी देता हूँ कि रूप तेरा, यहाँ वह रूप तेरा नहीं बोला जा रहा, रूप तेरा। तो रूप तेरा में हम देख रहे हैं र के बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है और रुपया में छोटा ऊ की मात्रा हो रहा है। इसलिए केवल पर्टिकुलर गुरु शब्द लिखना होगा तब तो छोटा ऊ लगेगा, लेकिन उपदेश वाला ऊ इसमें इंक्लूड होने के कारण रू ऐसा बन जाएगा। तो इसलिए पहला विकल्प गलत है, अशुद्ध है।
दूसरे विकल्प की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, सट प्लस मूर्ति। इसमें हम देखेंगे कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें पांचवे का पहला, पांचवा आता है ण, ट है वो ण में बदल जाएगा, तो इसका शुद्ध स्वरूप होगा सण मूर्ति, ण आधा होगा और ऐसे। तो संधि की दृष्टि से ये शब्द भी गलत है। सट प्लस मूर्ति बराबर सण मूर्ति शब्द बनता है। तीसरे में बहुर्जा हम देख रहे हैं, उसमें भी वही छोटा ऊ बड़ा ऊ को लेकर के आता है। बहु में छोटा, बहु मतलब अनेक, कुछ विद्यार्थी बहु में बड़ा ऊ लगा देते हैं, बहु में तो फिर वो पुत्र वधू हो गई, लेकिन छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ऊर्जा में बड़ा ऊ आता है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ह के बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों विकल्प है वो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। अब बात आती है चौथे और उचित विकल्प की, मिष्टान। इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, मिष्ट प्लस अन्न। तो संधि की दृष्टि से यह शब्द सर्वथा उचित है, इसलिए यही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, स्वागत का संधि विच्छेद सही कौन सा होगा। अब काफ़ी विद्यार्थी जो है स्वागत को लेकर के कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। वैसे मैं बतला भी चुका हूँ कि वह से पहले अगर आधा अक्षर आता है तो वहाँ हम यण संधि का प्रयोग करेंगे, और फिर वह आने पर प्लस से पहले छोटा ऊ का प्रयोग होगा। तो स को पूरा करेंगे, फिर छोटा ऊ लगेगा तो सु बन गया। फिर वाह में आ की ध्वनि आ रही है, तो फिर प्लस के पश्चात आ के स्वर का आगमन होगा, तो सु प्लस आगत इस शब्द का उचित संधि विच्छेद यही होगा। अब एक उदाहरण मैं और ले लेता हूँ, जैसे स्वाधीन है। स्वाधीन और स्वागत इन दोनों शब्दों के मूलतः जो अंतर है उस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वाधीन शब्द में भी हम देखेंगे कि वह से पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो क्या हम उसको भी यण संधि के अंतर्गत लें? यण संधि के अंतर्गत ले भी लेंगे तो उसका जो अर्थ है दोनों तरफ वो बिल्कुल गलत होगा। यण संधि के दृष्टिकोण से अगर हम स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस आधीन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में आधीन शब्द होता ही नहीं है। पहली बात, अधीन होता है। दूसरी बात कि किसी के अधीन होना, सु मतलब सुंदर, सुंदर कैसे हो सकता है? गुलामी, दासता, परतंत्रता, सु कैसे, सुंदर कैसे? तो इसलिए प्लस से पहले भी गलती है और प्लस के बाद तो महा गलती है। तो ऐसे में स्वाधीन में दीर्घ संधि का प्रयोग करेंगे, स्व प्लस अधीन, हम अपने अधीन हैं, वो स्वाधीन कहलाया, बट नॉट सु प्लस आधीन। तो कहाँ यण संधि होगी और कहाँ दीर्घ संधि होगी? स्वाधीन और स्वागत इन दो शब्दों के माध्यम से हम इसके अंतर को भली भांति समझ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में हमने देखा कि दूसरा विकल्प है वह सही है, बाकी ए, सी और डी तीनों उत्तर पूर्णतः खारिज है। प्रश्न संख्या 10 में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है? एक ऐसा विकल्प जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, गलत है, अशुद्ध है। ये प्रश्न आपके मस्तिष्क की चेतना को झकझोर देने वाला प्रश्न है। मैं इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के जब कक्षाओं में जाता हूँ, चाहे वह आरएस की क्लास हो या एलडीसी की क्लास हो, उससे विद्यार्थी आप देखता है नताब सीधे पहले विकल्प की ओर धावा बोल देता है
क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि बे उपसर्ग तो है यहाँ पर, लेकिन पीछे जो वकूफ़ शब्द आया है वो कोई मीनिंग नहीं है, उनके वो अध्ययन के दायरे में आया हुआ नहीं है। तब मैं एक मनोविनोद में कह भी देता हूँ कि हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिसके चलते आपको ये शब्द कभी पढ़ने को नहीं मिला होगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, हम इन चारों विकल्प को, किसी भी प्रश्न के चारों विकल्प पर आप अपनी अप्रोच बनाएं, चारों के पास जाएं, चारों से निपटें, फिर एक उत्तर की तलाश करें। बहुतायत मात्रा में हम देखते हैं कि विद्यार्थी विकल्प को देखा और देखते ही सीधा उसको सेलेक्ट कर लेता है। ऐसे में वह एक सही और शुद्ध उत्तर से वंचित रह जाता है। इसमें हम देखेंगे बे प्लस वकूफ़। यहाँ पर हम बे को हटाएंगे तो मूल शब्द आया करार, यहाँ पर बे हटाएंगे तो मूल शब्द आया फिजूल, और यहाँ पर हमने बे हटाया, मूल शब्द आया नाम। अब इस प्रश्न में 80% 90% स्टूडेंट ए विकल्प को अपना उत्तर बतलाते हैं, जबकि ए उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बे उपसर्ग का उचित प्रयोग हुआ है। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ ये है बेफिजूल। फिजूल कहो या बेफिजूल कहो, एक ही बात है। बे लगने से शब्द के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया, इसलिए यहाँ पर बे उपसर्ग की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, इसलिए सी उत्तर होगा। अब बात करते हैं पहले विकल्प की। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर आपकी गैस बन जाएगी कि वकूफ़ शब्द का क्या अर्थ होता है। वकूफ़ का अर्थ होता है बुद्धि, और बे मतलब रहित, जिसमें बुद्धि नहीं है वह बेवकूफ़। ओ माय गॉड, बुद्धि, यस। और बेकरार, ये आप नए गानों में बहुत सारे सुनते आए हैं। बेचैनी बेताबी को लेकर के बेकरार कह सकते हैं, और बेनाम बड़ा सरल और सामान्य शब्द है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बेफिजूल में बे उपसर्ग का प्रयोग पूर्णतया गलत है, जबकि बेवकूफ़ में एकदम 100% बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो हमारा विकल्प हुआ सी। इस प्रकार से कल की कक्षा में हम फिर कुछ प्रश्नों के नए तराने और नगमों के साथ इस व्याकरण की सुरीली कक्षा को सुरमय अंदाज से लाने का प्रयास करेंगे। पुनः विद्यार्थियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस नेक काम को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आप अपने मित्रों और सहपाठियों से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें। आपकी प्रेरणा हमारे लिए संजीवनी औषधि के समान होगी। हमारा उत्साह चरम पर पहुंचेगा, और चरम पर पहुंचने का मकसद हमारा यही है कि सफलता का जो हमारा परम लक्ष्य है कि विद्यार्थियों के जीवन में अब सफलता का आगमन हो, इसी नेक इरादे के साथ इस प्रकार की यह व्याकरण की सुसरिता निरंतर और निर्बाध आप लोगों के हितार्थ प्रवाहित की जा रही है। कल फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।